नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। श्री गंगानगर से आज एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज गंगानगर से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता जयदीप बिहानी को उन्हीं के क्षेत्र के अधिकारियों ने पीट दिया। और ये सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं है, ये उस सिस्टम का एक सच है जहाँ पर जनता की पीड़ा, जनप्रतिनिधि का गुस्सा और प्रशासन की जवाबदेही तीनों एक ही मंच से टकरा जाते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर से आई ये खबर आपको सोचने पर मजबूर तो कर देती कि आखिरकार लोकतंत्र में असली ताकत किसके पास में है, जनता के पास या जनप्रतिनिधि के पास, या फिर उस सिस्टम के पास जो फाइलों और परियोजनाओं के बीच कहीं कहीं उलझा हुआ है। गुरुवार की सुबह समय करीब 11 बजे और जगह एसडी बिहानी कॉलेज के संचालित विधायक सेवा केंद्र, जहां हर रोज की तरह लोगों की समस्याएं सुनी जाती थी, लेकिन उस दिन माहौल में कुछ और ही था। लोगों की आंखों में गुस्सा था, चेहरों पर परेशानियां थी और वजह साफ थी, पानी। बिल्कुल आपने सही सुना, वो पानी जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और वही पानी श्री गंगानगर के कई इलाकों से जैसे मानो कि गायब ही हो गया था। पुरानी आबादी करणपुर रोड, पिछले 7 दिनों से एक बूंद पानी भी नहीं है। लोग तरस रहे हैं, घरों में बर्तन खाली पड़े हैं, बाथरूम जाने तक के लिए पानी नहीं है। ये विधायक जयदीप बिहानी कह रही हैं। और हालात इतने ख़राब हो जाए तो फिर सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है। और यही सवाल लेकर के लोग पहुंचे अपने विधायक जयदीप बिहानी के पास, विधायक सेवा केंद्र में। विधायक ने भी इसी मुद्दे को गंभीरता से लिया, अधिकारियों को बुलाया, मीटिंग रखी, सुबह 9:30 बजे फ़ोन किया, फिर 11 बजे दोबारा फ़ोन किया, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। कोई अधिकारी नहीं आया और यहीं से शुरू हुई उस कहानी की एक पटकथा जिसने अब पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। विधायक का कहना है कि जब वो खुद अधिकारियों के पास जाने लगे तभी RUID PKIN जगनलाल बेरवा और प्रोजेक्ट मैनेजर सहनवाज, साथ में L&T कंपनी के प्लानिंग मैनेजर शोएम और विधायक सेवा केंद्र, ये सारे लोग पहुंच गए। बीच में बातचीत शुरू हुई, लेकिन ये बातचीत ज़्यादा देर तक नहीं चली। बातचीत बिल्कुल भी नहीं चली। विधायक का आरोप है कि उन्होंने सिर्फ अधिकारियों से इतना पूछा था कि क्या आपको जनता की कोई चिंता है या नहीं, और इस सवाल पर अधिकारी भड़क गए और फिर जो हुआ वह लोकतंत्र की मर्यादाओं को झकझोर करने वाला था। विधायक के मुताबिक उन पर हमला किया गया, उनका चश्मा तोड़ दिया गया, सभी अधिकारियों ने मिलकर के उनको पीटा, आँख के नीचे चोट पहुँचाई गई, चेहरे पर वार किया गया। यानी एक जनप्रतिनिधि खुद को पीड़ित बता रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही गंभीर है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब अधिकारी वहां पहुंचे तो माहौल पहले से गर्म था। आरोप है कि विधायक ने बातचीत की शुरुआत गालियों से की और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। 2 अधिकारियों के साथ मारपीट हुई, एक की शर्ट तक फट गई और उसके बाद में उसे नई शर्ट लाकर दी गई। कर्मचारियों के फ़ोन तक जब्त कर लिए गए। यानी पक्ष और दूसरे पक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं दूर खड़ी हो गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस की एंट्री होती है। जवाहरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और विधायक की शिकायत पर तीनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह राठौड़ कहते हैं कि मामला दर्ज किया जा चुका है और जांच जारी है। मामला गंभीर है, लेकिन कानून ने इस मामले पर अपना काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से सच सामने आएगा? क्या जाँच निष्पक्ष होगी? क्या दोनों पक्षों की बात को बराबरी से सुनी जाएगी या सुना जाएगा, या फिर मामला राजनीति और दबाव के बीच कहीं दब जाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बार सच्चाई सामने आने से पहले ही दफन हो जाती है। लेकिन आज की जनता जागरूक है, सवाल पूछती है, जवाब मांगती है, और यही इस पूरे सिस्टम की कहानी का एक अहम हिस्सा भी है। क्योंकि जब पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत पर ज़रूरत होने लगे तो वहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जब सुनवाई के मंच पर ही टकराव सामने आ जाए तो समझ लीजिएगा कि सिस्टम में कहीं न कहीं बड़ी खामी है और उस खामी को सुधारना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे टकराव आगे भी होते रहेंगे। इस मामले की पूरी गंभीरता को लेकर के पुलिस एकदम चौकन्नी है। विधायक का आरोप, जिसमें उन्होंने कहा कि 550 करोड़ रुपए की जल योजना पर वहाँ पर अधिकारियों ने गंभीर भ्रष्टाचार किए हैं। उनका कहना है कि इस महत्वाकांक्षी योजनाओं की समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन काम अभी भी अधूरा है और काम अधूरे होने के कारण जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। यानी अब ये मामला सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रहा,
ये सीधे सीधे करोड़ों रुपए की संभावित गड़बड़ी तक पहुंच गया है। विधायक का कहना है कि पिछले सरकार में इन अधिकारियों ने मिलकर के भारी गड़बड़ी की है, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक शिकायत करने की भी बात कही है। यानी मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर गर्म हो चुका है। दूसरी तरफ अधिकारी और प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि असली गलती विधायक की है। उन्होंने न सिर्फ गालियां दी बल्कि मारपीट भी की और कर्मचारियों के फ़ोन तक जब्त कर लिए। यानी दोनों पक्ष अपने अपने सच के साथ में खड़े हैं, लेकिन असली सच क्या है ये अब जांच का विषय है। और यही वो बिंदु है जहां लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है। क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या एक विधायक और एक अधिकारी दोनों को समान नज़र से देखा जाएगा? क्या जांच निष्पक्ष होगी या फिर ये मामला कहीं भी किसी भी एक के दबाव में, एक के पक्ष में झुक जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान जनता का होगा, जो पहले दिन ही पानी जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। और अब जरा विचार कीजिए, सोचिए कि जिस शहर में 7 दिन तक पानी के लिए तरस रही हो, जहां प्रतिनिधि और अधिकारी आपस में ही भिड़ जाए, तो समस्या का समाधान कौन करेगा? और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारी व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि संवाद की जगह टकराव ने ले ली है? और क्या अब समस्याओं का समाधान बहस से नहीं बल्कि बहस के बाद होने वाली झड़प से तय होगी? और अगर ऐसा है तो फिर ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि सिस्टम में कहीं न कहीं गहरी खामी भी है और उस खामी को ठीक करना अब ज़रूरी है, बल्कि अनिवार्य हो गया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद ना विधायक का होता है ना अधिकारी का, जबकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद जनता का होता है। और अब वही जनता पानी के लिए तरस जाए तो समझ लीजिए कि कोई कुछ ही नहीं बल्कि बहुत कुछ गलत हुआ है और उसे ठीक करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी है। अब आपको आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं, जिससे पूरी सुनना बेहद ज़रूरी है। ये खबर हमें मजबूर करती है कि ये सोचने पर कि क्या वाकई में हम उस देश में जी रहे हैं जिसका नाम भारत है और जिसे हम विकसित, संवेदनशील और लोकतांत्रिक देश कहते हैं, या फिर ये शब्द सिर्फ भाषणों में अच्छे लगने वाले शब्द है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। और वो कहानी है जीतू मुंडा की। एक आदिवासी इलाके से आने वाली जीतू मुंडा, जीतू अपनी ही मृत बहन के बैंक खाते में से मात्र 19,300 रुपये निकालने के लिए बैंक के कई चक्कर निकालते हैं। हर बार बैंक के कर्मचारियों द्वारा उन्हें कहा जाता है कि मूल खाता धारक को लाना पड़ेगा, तभी पैसा मिलेगा, उसके बगैर हम पैसे नहीं दे सकते। उन्होंने कहा मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बैंक ने कहा कि नहीं है तो क्या करें, आपको पैसा लेना है तो बहन को लाना पड़ेगा, मूल खाता धारक को लाना पड़ेगा। हैरान और परेशान होकर के जीतू को 19,300 रुपये के लिए उसकी बहन की कब्र खोदनी पड़ी और उसका कंकाल निकालकर बैंक ले जाना पड़ा। वीडियो में आप साफ देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति कंकाल लेके जा रहा है इसका नाम जीतू है। ज़रा सोचिए, क्या कोई इंसान ऐसा करना चाहेगा? क्या कोई भाई अपनी बहन की आत्मा को इस तरीके से डिस्टर्ब करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब सिस्टम आपको इस कदर मजबूर कर दें कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए, तब ऐसे दृश्य पैदा होते हैं। और यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। और हम कहते हैं कि इस देश के राष्ट्रपति तक आदिवासी समाज से आती हैं। हम कहते हैं कि संसद में आदिवासी सांसद है, सरकार में आदिवासी मंत्री है, प्रशासन में आदिवासी IAS और IPS अधिकारी हैं। यानी सत्ता के हर स्तर पर प्रतिनिधित्व है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रतिनिधित्व सिर्फ कुर्सियों तक सीमित है या फिर इसका असर ज़मीन तक भी पहुंचता है? अगर पहुंचता है तो क्या जीतू मुंडा को अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक में जाना पड़ता? और ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये उस पूरे सिस्टम की पोल खोलती हैं जो कागज़ में नियमों का पालन करता है, लेकिन इंसानियत के स्तर पर पूरी तरीके से फेल हो चुका है सिस्टम। बैंक कहता है पहचान चाहिए, दस्तावेज चाहिए, प्रक्रिया पूरी करनी होगी, लेकिन क्या प्रक्रिया इतनी कठोर हो सकती है कि वो इंसान को इंसान न कहे और इंसान को इंसान ना समझे? क्या नियम इतने अंधे हो सकते हैं कि उन्हें सामने खड़ा दर्द दिखाई नहीं दे? जीतू मुंडा के पास शायद कागज़ नहीं थे, शायद वो पढ़ा लिखा नहीं था, शायद उनकी बहन भी नहीं थी, शायद उसे सिस्टम की भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन क्या करे, उसकी भी मजबूरी ऐसी थी कि दस्तावेज़ की कमी थी और पैसे चाहिए। क्या उसकी गरीबी, उसकी बेबसी और उसके सच्चाई ये सब कुछ भी नहीं थे? और अगर नहीं थे तो फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कागज़ों की भाषा समझते हैं, जो नियमों के जंगल में रास्ता ढूंढ सकते हैं, और जो गरीब हैं, अशिक्षित है, वंचित है,
उसके लिए ये सिस्टम नहीं है, बल्कि एक सज़ा है। और एक ऐसी सज़ा, वो गरीब के लिए एक ऐसी सज़ा जिसमें उसे हर कदम पर अपमान सहन करना पड़ता है। आप ग्रामीण इलाकों के लोगों को देखिएगा, आज भी उन्हें बैंक में इस तरीके से शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। हर दरवाजे पर ठोकर खानी पड़ती है और अंत में उसे वो करना पड़ता है जो शायद किसी भी सभ्य समाज में कल्पना से परे हैं। और यही इस घटना का सबसे बड़ा दर्द है। ये सिर्फ जीतू मुंडा की कहानी नहीं, ये उस हर व्यक्ति की कहानी है जो सिस्टम के नीचे दबा हुआ है, जो अपनी पहचान साबित करने के लिए तरसता है, जो अपनी ही ज़िंदगी का सबूत देने के लिए भटकता है, और जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो मजबूरी में वो कदम उठाता है जो पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है। और इस घटना ने वही किया। इसने हमें एक आईना दिखाया है कि हम कितने भी बड़े दावे कर ले, आखिर कितनी भी बड़ी योजनाएं बना ले, कितने भी बड़े भाषण दे दे, लेकिन अगर एक गरीब आदमी को अपने हक के लिए 19,300 रुपये निकालने के लिए अपनी बहन का कंकाल उठाना पड़े, तो समझ जाइएगा कि कहीं न कहीं हम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और ये घटना सिर्फ बैंकिंग सिस्टम की विफलता नहीं, ये प्रशासन की संवेदनहीनता का भी एक बड़ा उदाहरण है। ये कानून की कठोरता का भी प्रमाण है, और सबसे बढ़कर ये हमारी सामूहिक चुप्पी का भी परिणाम है, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं इस सिस्टम का हिस्सा है। और जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक जवाब भी नहीं मिलेगा। और इस घटना पर कई लोगों का दिल दहल गया, कई लोगों ने इसे शर्मनाक बताया। और सच कहें तो ये बहुत शर्मनाक है, क्योंकि हम उस भारत की तस्वीर हैं जिसे हम दुनिया के सामने महान बताते हैं, लेकिन अंदर से वो तस्वीर कितनी खोखली है। ये जीतू मुंडा की तस्वीर को देख लीजिएगा। ये हमें ऐसे कई घटनाएं बताती हैं। एक जनप्रतिनिधि का दिल कांप उठता है और वो इसे अन्याय कहता है, वो इसे सिस्टम की नाकामी बताता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बयान देने से कुछ बदलेगा या कुछ करने से बदलेगा? क्या सिर्फ दुख जताने से ऐसी घटनाएं रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। बदलाव तब आएगा जब सिस्टम अपने नियमों को इंसानियत के साथ में संतुलन रखेगा, और बैंक के कर्मचारी ये समझेंगे कि हर केस सिर्फ एक फाइल नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक इंसान की कहानी होती है, उनकी ज़िंदगियां होती हैं। और जब प्रशासन ये तय करेगा कि कोई भी नागरिक सिर्फ कागज़ों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक स्थिति के आधार पर देखा जाएगा, और जब हम सब ये तय करेंगे कि किसी भी जीतू मुंडा के साथ दोबारा ऐसा अन्याय नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का दर्द नहीं, ये पूरे समाज का दर्द है, ये भारत का दर्द है, और अभी भी दो हिस्सों में बंटा हुआ दर्द है। एक वो जो सिस्टम को चलाता है, और दूसरा वो जो सिस्टम के नीचे कुचला जाता है। और अगर हमें इस देश के या इस देश को सच में आगे ले जाना है, तो हमें इस खाई को भरना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई गरीब, कोई भी आदिवासी, कोई भी वंचित अपने हक के लिए इस हद तक मजबूर न हो जाए कि उसे अपनी इंसानियत तक दांव लगानी पड़े। और अंत में बस एक ही सवाल कि हम इस घटना को लेकर के सिर्फ एक खबर मान करके इसे भूल जाएंगे, या फिर इसे एक चेतावनी मानेंगे और सिस्टम को बदलने की दिशा में काम करेंगे, कदम उठाएंगे। फैसला हमें करना है। और इस पूरी घटना से प्रभावित होकर अलग पांडे, जो कि फिजिक्स वाला हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है जीतू मुंडा को। तो ये बहुत शर्मनाक घटना है। और जब मैं इस बात को बता रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि किस तरीके से उन्होंने अपने इस बहन का कंकाल लेकर के और किस मायूसी के साथ में सिस्टम को क्या याद दिलाने के लिए सीधे वो जीतू मुंडा बैंक पहुंच जाते हैं। जुड़े रहिए रेड प्लस न्यूज़ के साथ। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।